आज मैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का 11वां भाग सुनाने जा रही हूँ। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गोबर अंधेरे ही मुंह उठा और कोदई से विदा मांगी। सबको मालूम हो गया था कि उसका ब्याह हो चुका है, इसलिए उससे कोई विवाह संबंधी चर्चा नहीं की। उसके शील स्वभाव ने सारे घर को मुग्ध कर लिया था। कोदई की माता को तो उसने ऐसे मीठे शब्दों में और उसके मातृपद की रक्षा करते हुए ऐसा उपदेश दिया कि उसने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था। तुम बड़ी हो माताजी, पूज्य हो। पुत्र माता के ऋण से 100 जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, लाख जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, करोड़ जन्म लेकर भी नहीं। बुढ़िया इस संख्यातीत श्रद्धा पर गदगद हो गई। इसके बाद गोबर ने जो कुछ कहा उसमें बुढ़िया को अपना मंगल ही दिखाई दिया। वैद्य एक बार रोगी को चंगा कर दे, फिर रोगी उसके हाथों विष भी खुशी से पी लेगा। अब जैसे आज ही बहू घर से रूठकर चली गई, तो किसकी हेठी हुई? बहू को कौन जानता है? किसकी लड़की है, किसकी नातिन है, कौन जानता है? संभव है उसका बाप घसियारा ही रहा हो। बुढ़िया ने निश्चयात्मक भाव से कहा, घसियारा तो है ही बेटा, पक्का घसियारा। सवेरे उसका मुंह देख लो तो दिन भर पानी न मिले। गोबर बोला, तो ऐसे आदमी की क्या हंसी हो सकती है? हंसी हुई तुम्हारी और तुम्हारे आदमी की। जिसने पूछा यही पूछा कि किसकी बहू है, फिर वह अभी लड़की है, अबोध, अलहड़, नीच माता पिता की लड़की है, अच्छी कहाँ से बन जाए? तुमको तो बूढ़े तोते को राम नाम पढ़ाना पड़ेगा। मारने से तो वह पढ़ेगा नहीं, उसे तो सहज स्नेह ही से पढ़ाया जा सकता है। ताड़ना भी दो, लेकिन उसके मुंह मत लगो। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा अपमान होता है। जब गोबर चलने लगा तो बुढ़िया ने खार और सत्तू मिलाकर उसे खाने को दिया। गांव के और कई आदमी मजूरी की टोह में शहर जा रहे थे। बातचीत में रास्ता कट गया और 9 बजते बजते सब लोग अमीनाबाद के बाजार में जा पहुंचे। गोबर हैरान था, इतने आदमी नगर में कहां से आ गए? आदमी पर आदमी गिरा पड़ता था। उस दिन बाजार में 400-500 मजदूरों से कम न थे। राज और बढ़ई और लोहार और बेलदार और खाट बुनने वाले और टोकरी ढोने वाले और संगतराश सभी जमा थे। गोबर यह जमघट देखकर निराश हो गया। इतने सारे मजूरों को कहाँ काम मिला जाता है, और उसके हाथ में तो कोई औजार भी नहीं है। कोई क्या जानेगा कि वह क्या काम कर सकता है? कोई उसे क्यों रखने लगा? बिना औजार के उसे कौन पूछेगा? धीरे धीरे एक एक करके मजूरों को काम मिलता जा रहा था। कुछ लोग निराश होकर घर लौटे जा रहे थे। अधिकतर वह बूढ़े और निकम्मे बच रहे थे, जिनका कोई पुछत्तर न था, और उन्हीं में गोबर भी था। लेकिन अभी आज उसके पास खाने को है, कोई गम नहीं। सहसा मिर्जा खुर्शीद ने मजदूरों के बीच में आकर ऊंची आवाज से कहा, जिसको 6 आने रोज पर काम करना हो वह मेरे साथ आए। सबको 6 आने मिलेंगे, 5 बजे छुट्टी मिलेगी। 10-5 राजों और बढ़इयों को छोड़कर सबके सब उनके साथ चलने को तैयार हो गए। 400 फटे हालों की एक विशाल सेना सज गई। आगे मिर्जा थे, कंधे पर मोटा सोटा रखे हुए। पीछे भूखमरों की लंबी कतार थी, जैसे भेड़े हों। एक बूढ़े ने मिर्जा से पूछा, कौन काम करना है मालिक? मिर्जा साहब ने जो काम बतलाया उस पर सब और भी चकित हो गए। केवल एक कबड्डी खेलना। यह कैसा आदमी है जो कबड्डी खेलने के लिए 6 आना रोज दे रहा है? सन की तो नहीं है कोई। बहुत धन पाकर आदमी सनक ही जाता है। बहुत पढ़ लेने से भी आदमी पागल हो जाते हैं। कुछ लोगों को संदेह होने लगा, कहीं यह कोई मखौल तो नहीं है। यहाँ से घर पर ले जाकर कह दे कोई काम नहीं है, तो कौन इसका क्या कर लेगा? वह चाहे कबड्डी खेलाए, चाहे आंख मिचौनी, चाहे गुल्ली डंडा, मजूरी पेशगी दे दे। ऐसे झक्कड़ आदमी का क्या भरोसा? गोबर ने डरते डरते कहा, मालिक, हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। पैसे मिल जायन
तो कुछ लेकर खा लूं। मिर्जा ने झट 6 आने पैसे उसके हाथ में रख दिए और ललकार कर बोले, मजूरी सबको चलते चलते पेशगी दे दी जाएगी, इसकी चिंता मत करो। मिर्जा साहब ने शहर के बाहर थोड़ी सी जमीन ले रखी थी। मजूरों ने जाकर देखा तो एक बड़ा अहाता घिरा हुआ था और उसके अंदर केवल एक छोटी सी फूस की झोपड़ी थी, जिसमें 3-4 कुर्सियां थी, एक मेज। थोड़ी सी किताबें मेज पर रखी हुई थीं। झोपड़ी बेलों और लताओं से ढकी हुई बहुत सुंदर लगती थी। अहाते में एक तरफ आम और नींबू और अमरूद के पौधे लगे हुए थे, दूसरी तरफ कुछ फूल। बड़ा हिस्सा परती था। मिर्जा ने सबको कतार में खड़ा करके ही मजूरी बांट दी। अब किसी को उनके पागलपन में संदेह न रहा। गोबर पैसे पहले ही पा चुका था। मिर्जा ने उसे बुलाकर पौधे सींचने का काम सौंपा। उसे कबड्डी खेलने को न मिलेगी। मन में ऐंठ कर रह गया। इन बुड्ढों को उठा उठाकर पटकता, लेकिन कोई परवाह नहीं। बहुत कबड्डी खेल चुका है। पैसे तो पूरे मिल गए। आज युगों के बाद इन जरा ग्रस्तों को कबड्डी खेलने का सौभाग्य मिला। अधिकतर तो ऐसे थे जिन्हें याद भी न आता था कि कभी कबड्डी खेली है या नहीं। दिन भर शहर में पिसते थे। पहर रात गए घर पहुंचते थे और जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता था खाकर पड़े रहते थे। प्रातःकाल फिर वही चरखा शुरू हो जाता था। जीवन नीरस निरानंद केवल एक दर्रा मात्र हो गया था। आज जो यह अवसर मिला तो बूढ़े भी जवान हो गए। अधमरे बूढ़े ठठरिया लिए, मुंह में दांत न, पेट में आत, जांघ के ऊपर धोतियां या तहमत चढ़ाए ताल ठोक ठोक कर उछल रहे थे, मानो उन बूढ़ी हड्डियों में जवानी धंस पड़ी हो। चटपट पाली बन गई, 2 नायक बन गए। गोइयों का चुनाव होने लगा और 12 बजते बजते खेल शुरू हो गया। जाड़ों की ठंडी धूप ऐसी क्रीड़ाओं के लिए आदर्श ऋतु है। इधर अहाते के फाटक पर मिर्जा साहब तमाशाइयों को टिकट बांट रहे थे। उन पर इस तरह की कोई न कोई सनक हमेशा सवार रहती थी। अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को बांट देना। इस बूढ़ी कबड्डी का विज्ञापन कई दिन से हो रहा था। बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए गए थे, नोटिस बांटे गए थे। यह खेल अपने ढंग का निराला होगा, बिल्कुल अभूतपूर्व। भारत के बूढ़े आज भी कैसे बूढ़े हैं, जिन्हें यह देखना हो, आए और अपनी आंखें तृप्त कर लें। जिसने यह तमाशा न देखा, वह पछताएगा। ऐसा सुअवसर फिर न मिलेगा। टिकट 10 रुपए से लेकर 2 आने तक के थे। 3 बजते बजते सारा अहाता भर गया। मोटरों और फिटरों का तांता लगा हुआ था। 2000 से कम की भीड़ न थी। रईसों के लिए कुर्सियों और बेंचों का इंतजाम था। साधारण जनता के लिए साफ सुथरी जमीन। मिस मालती, मेहता, खन्ना, तंखा और राय साहब सभी विराजमान थे। खेल शुरू हुआ तो मिर्जा ने मेहता से कहा, आइए डॉक्टर साहब, एक गोई हमारी और आपकी भी हो जाए। मिस मालती बोली, फिलासफर का जोड़ फिलासफर ही से हो सकता है। मिर्जा ने मूंछों पर ताव देकर कहा, तो क्या आप समझती है मैं फिलासफर नहीं हूँ। मेरे पास कुछ अल्लाह नहीं है, लेकिन हूँ मैं फिलासफर। आप मेरा इम्तिहान ले सकते हैं मेहता जी। मालती ने पूछा, अच्छा बतलाइए, आप आइडियलिस्ट हैं या मेटीरियलिस्ट। मैं दोनों हूँ। यह क्यों कर? बहुत अच्छी तरह। जब जैसा मौका देखा वैसा बन गया। तो आपका अपना कोई निश्चय नहीं है? जिस बात का आज तक कभी निश्चय न हुआ और न कभी होगा, उसका निश्चय मैं भला क्या कर सकता हूँ। और लोग आंखें फोड़कर और किताबें चाटकर जिस नतीजे पर पहुँचते हैं, वहाँ मैं यूं ही पहुँच गया। आप बता सकती है किसी फिलासफर ने अकली गद्दे लड़ाने के सिवाय और कुछ किया है? डॉक्टर मेहता ने अचकन के बटन खोलते हुए कहा, तो चलिए हमारी और आपकी हो ही जाए। और कोई माने या न माने, मैं आपको फिलासफर मानता हूँ। मिर्जा ने खन्ना से पूछा, आपके लिए भी कोई जोड़ ठीक करूं? मालती ने पुचारा दिया, हाँ हाँ, इन्हें जरूर ले जाइए मिस्टर तंखा के साथ। खन्ना झेंपे हुए बोले, जी नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। मिर्जा ने राय साहब से पूछा, आपके लिए कोई जोड़ लाऊं? राय साहब बोले, मेरा जोड़ तो ओकारनाथ का है, मगर वह आज नजर ही नहीं आते।
मिर्जा और मेहता भी नंगी देह, केवल जांघिए पहने हुए मैदान में पहुंच गए। एक इधर दूसरा उधर, खेल शुरू हो गया। जनता बूढ़े कुलेलों पर हंसती थी, तालियां बजाती थी, गालियां देती थी, ललकारती थी, बाजियां लगाती थी। वाह, जरा इन बूढ़े बाबा को देखो, किस शान से जा रहे हैं, जैसे सबको मारकर ही लौटेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ से भी उन्हीं के बड़े भाई निकले। दोनों कैसे पैंतरे बदल रहे हैं। इन हृदयों में अभी बहुत जान है। इन लोगों ने जितना भी खाया है, उतना अब हमें पानी भी मयस्सर नहीं। लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है। होता होगा। हम तो यही देखते हैं कि इन बुड्ढों जैसे जीवट के जवान भी आज मुश्किल से निकलेंगे। वह उधर वाले बुड्ढे ने इसे दबोच लिया। बेचारा छूट निकलने के लिए कितना जोर मार रहा है, मगर अब नहीं जा सकते बच्चा। एक को तीन लिपट गए। इस तरह लोग अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रहे थे। उनका सारा ध्यान मैदान की ओर था। खिलाड़ियों के आघात प्रतिघात, उछल कूद, धरपकड़ और उनके मरने जीने में सभी तन्मय हो रहे थे। कभी चारों तरफ से कहखे पड़ते, कभी कोई अन्याय या धांधली देखकर लोग छोड़ दो का गुल मचाते। कुछ लोग तैश में आकर पाली की तरफ दौड़ते, लेकिन जो थोड़े से सज्जन शामियाने में ऊंचे दर्जे के टिकट लेकर बैठे थे, उन्हें इस खेल में विशेष आनंद न मिल रहा था। वे इससे अधिक महत्व की बातें कर रहे थे। खन्ना ने जिंजर का ग्लास खाली करके सिगार सुलगाया और राय साहब से बोले, मैंने आपसे कह दिया, बैंक इससे कम सूद पर किसी तरह राजी न होगा, और यह रियायत भी मैंने आपके साथ की है, क्योंकि आपके साथ घर का मामला है। राय साहब ने मूंछों में मुस्कुराहट को लपेटकर कहा, आपकी नीति में घरवालों को ही उल्टे छुरे से हलाल करना चाहिए। यह आप क्या फरमा रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। सूर्य प्रताप सिंह से आपने केवल 7% लिया है, मुझसे 9% मांग रहे हैं और उस पर एहसान भी रखते हैं। क्यों न हो? खन्ना ने कहकहा मारा, मानो यह कथन हंसने के ही योग्य था। उन शर्तों पर मैं आपसे भी वही सूद ले लूंगा। हमने उनकी जायदाद रेहन रख ली है और शायद यह जायदाद फिर उनके हाथ न जाएगी। मैं अपनी कोई जायदाद निकाल दूंगा। 9% देने से यह कहीं अच्छा है कि फालतू जायदाद अलग कर दूं। मेरी जैक्सन रोड वाली कोठी आप निकलवा दें। कमीशन ले लीजिएगा। उस कोठी का सुबीते से निकलना जरा मुश्किल है। आप जानते हैं वह जगह बस्ती से कितनी दूर है, मगर खैर देखूंगा। आप उसकी कीमत का क्या अंदाजा करते हैं? राय साहब ने 1,25,000 बताए। 15 बीघे जमीन भी तो है उसके साथ। खन्ना स्तंभित हो गए। बोले, आप आज के 15 साल पहले का स्वप्न देख रहे हैं राय साहब। आपको मालूम होना चाहिए कि इधर जायदादों के मूल्य में 50% की कमी हो गई है। राय साहब ने बुरा मानकर कहा, जी नहीं, 15 साल पहले उसकी कीमत 1.5 लाख थी। मैं खरीदार की तलाश में रहूंगा, मगर मेरा कमीशन 5% होगा आपसे। औरों से शायद 10% हो। क्यों, क्या करोगे इतने रुपए लेकर? आप जो चाहे दे दीजिएगा। अब तो राजी हुए। शुगर के हिस्से अभी तक आपने न खरीदे, अब बहुत थोड़े से हिस्से बच रहे हैं। हाथ मलते रह जाइएगा। इंश्योरेंस की पॉलिसी भी आपने न ली। आप में टाल मटोल की बुरी आदत है। जब अपने लाभ की बातों का इतना टाल मटोल है, तब दूसरों को आप लोगों से क्या लाभ हो सकता है? इसी से कहते हैं, रियासत आदमी की अक्ल चढ़ जाती है। मेरा बस चले तो मैं ताल्लुकेदारी की रियासतें जब्त कर लूं। मिस्टर तंखा मालती पर जाल फेंक रहे थे। मालती ने साफ कह दिया था कि वह इलेक्शन के झमेले में नहीं पड़ना चाहती, पर तंखा इतनी आसानी से हार मानने वाले व्यक्ति न थे। आकर कोहनियों के बल मेज पर टिककर बोले, आप जरा उस मामले पर फिर विचार करें। मैं कहता हूँ ऐसा मौका शायद आपको फिर न मिले। रानी साहब, चंदा को आपके मुकाबले में रुपए में एक आना भी चांस नहीं है। मेरी इच्छा केवल यह है कि कौंसिल में ऐसे लोग जायन, जिन्होंने जीवन में कुछ अनुभव प्राप्त किया है और जनता की कुछ सेवा की है। जिस महिला ने भोग विलास के सिवा कुछ जाना ही नहीं,
जिसने जनता को हमेशा अपनी कार का पेट्रोल समझा, जिसकी सबसे मूल्यवान सेवा वे पार्टियां है जो वह गवर्नरों और सेक्रेटरियों को दिया करती है, उनके लिए इस काउंसिल में स्थान नहीं है। नई काउंसिल में बहुत कुछ अधिकार प्रतिनिधियों के हाथ में होगा और मैं नहीं चाहता कि वह अधिकार अधिकारियों के हाथ में जाए। मालती ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, लेकिन साहब, मेरे पास 10-20 हजार इलेक्शन पर खर्च करने के लिए कहाँ है। रानी साहब तो 2-4 लाख खर्च कर सकती है। मुझे भी साल में 1,500 रुपए उनसे मिल जाते हैं, यह रकम भी हाथ से निकल जाएगी। पहले आप यह बता दें कि आप जाना चाहती है या नहीं। जाना तो चाहती हूँ, मगर फ्री पास मिल जाए तो यह मेरा जिम्मा रहा। आपको फ्री पास मिल जाएगा। जी नहीं, क्षमा कीजिए, मैं हार की जिल्लत नहीं उठाना चाहती। जब रानी साहब रुपए की थैलियां खोल देंगी और एक एक वोट पर एक एक अशर्फी चढ़ने लगेगी, तो शायद आप भी उधर वोट देंगे। आपके ख्याल में इलेक्शन महज रुपए से जीता जा सकता है? जी नहीं, व्यक्ति भी एक चीज है। लेकिन मैंने केवल एक बार जेल जाने के सिवा और क्या जन सेवा की है? और सच पूछिए तो उस बार भी मैं अपने मतलब ही से गई थी, उसी तरह जैसे राय साहब और खन्ना गए थे। इस नई सभ्यता का आधार धन है। विद्या और सेवा और कुल और जाति सब धन के सामने हैं। कभी कभी इतिहास में ऐसे अवसर आ जाते हैं जब धन को आंदोलन के सामने नीचा देखना पड़ता है, मगर इसे अपवाद समझिए। मैं अपनी ही बात कहती हूँ। कोई गरीब औरत दवाखाने में आ जाती है तो घंटों उससे बोलती तक नहीं, पर कोई महिला कार पर आ गई तो द्वार तक जाकर उसका स्वागत करती हूँ और उसकी ऐसी उपासना करती हूँ मानो साक्षात देवी है। मेरी और रानी साहब का कोई मुकाबला नहीं। जिस तरह के कौंसिल बन रहे हैं, उनके लिए रानी साहब ही ज्यादा उपयुक्त है। उधर मैदान में मेहता की टीम कमजोर पड़ती जाती थी। आधे से ज्यादा खिलाड़ी मर चुके थे। मेहता ने अपने जीवन में कभी कबड्डी न खेली थी। मिर्जा इस फन के उस्ताद थे। मेहता की तातीलें अभिनय के अभ्यास में कटती थीं। रूप भरने में वह अच्छे अच्छे को चकित कर देते थे। और मिर्जा के लिए सारी दिलचस्पी अखाड़े में थी, पहलवानों के भी और परियों के भी। मालती का ध्यान उधर भी लगा हुआ था। उठकर राय साहब से बीली, मेहता की पार्टी तो बुरी तरह पिट रही है। राय साहब और खन्ना में इंश्योरेंस की बातें हो रही थीं। राय साहब उस प्रसंग से ऊबे हुए मालूम होते थे। मालती ने मानो उन्हें एक बंधन से मुक्त कर दिया। उठकर बोले, जी हाँ, पिट तो रही है। मिर्जा पक्का खिलाड़ी है। मेहता को यह क्या सनक सूझी। व्यर्थ अपनी भद्द करा रहे हैं। इसमें काहे की भद्द, दिल लगी ही तो है। मेहता की तरफ से जो बाहर निकलता है वही मर जाता है। एक क्षण के बाद उसने पूछा, क्या इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना को शरारत सूझी। बोले, आप चले थे मिर्जा से मुकाबला करने, समझते थे यह भी फिलॉसफी है। मैं पूछती हूँ, इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना ने फिर चिढ़ाया, अब खेल ही खत्म हुआ जाता है। मजा आएगा तब जब मिर्जा मेहता को दबोच कर रगड़ेंगे और मेहता साहब जी बोलेंगे, मैं तुमसे नहीं पूछती, राय साहब से पूछती हूँ। राय साहब बोले, इस खेल में हाफ टाइम एक ही एक आदमी तो सामने आता है। अच्छा, मेहता का एक आदमी और मर गया। खन्ना बोले, आप देखती रहिए, इसी तरह सब मर जाएंगे और आखिर में मेहता साहब भी मरेंगे। मालती जल गई, आपकी हिम्मत न पड़ी बाहर निकलने की। मैं गंवारों के खेल नहीं खेलता, मेरे लिए टेनिस है। टेनिस में भी मैं तुम्हें सैकड़ों गेंद दे चुकी हूँ। आपसे जीतने का दावा ही कब है? अगर दावा हो तो मैं तैयार हूँ। मालती उन्हें फटकार बताकर फिर अपनी जगह पर आ बैठी। किसी को मेहता से हमदर्दी नहीं है। कोई यह नहीं कहता कि अब खेल खत्म कर दिया जाए। मेहता भी अजीब बुद्धू आदमी है, कुछ धांधली क्यों नहीं कर बैठते। यहाँ अपनी न्याय प्रियता दिखा रहे हैं। अभी हार कर लौटेंगे तो चारों तरफ से तालियां पड़ेंगी। अब शायद 20 आदमी उनकी तरफ और होंगे और लोग कितने खुश हो रहे हैं।
ज्यों ज्यों अंत समीप आता जाता था, लोग अधीर होते जाते थे और पाली की तरफ बढ़ते जाते थे। रस्सी का जो एक कटघरा सा बनाया गया था, वह तोड़ दिया गया। स्वयंसेवक रोकने की चेष्टा कर रहे थे, पर उस उत्सुकता के उन्माद में उनकी एक न चलती थी। यहाँ तक कि ज्वार अंतिम बिंदु तक आ पहुंचा और मेहता अकेले बच गए और अब उन्हें गूंगे का पाटर खेलना पड़ेगा। अब सारा दारोमदार उन्हीं पर है। अगर वह बचकर अपनी पाली में लौट आते हैं, तो उनका पक्ष बचता है। नहीं, हार का सारा अपमान और लज्जा लिए हुए उन्हें लौटना पड़ता है। वह दूसरे पक्ष के जितने आदमियों को छूकर अपनी पाली में आएंगे वह सब मर जाएंगे और उतने ही आदमी उनकी तरफ जी उठेंगे। सबकी आंखें मेहता की ओर लगी हुई थीं। वह मेहता चले। जनता ने चारों ओर से आकर पाली को घेर लिया। तन्मयता अपनी पराकाष्ठा पर थी। मेहता कितने शांत भाव से शत्रुओं की ओर जा रहे हैं। उनकी प्रत्येक गति जनता पर प्रतिबिंबित हो जाती है। किसी की गर्दन टेढ़ी हुई जाती है, कोई आगे को झुक पड़ता है। वातावरण गर्म हो गया। पारा ज्वाला बिंदु पर आ पहुंचा है। मेहता शत्रु दल में घुसे। दल पीछे हटता जाता है। उनका संगठन इतना दृढ़ है कि मेहता की पकड़ या स्पर्श में कोई नहीं आ रहा है। बहुतों को जो आशा थी कि मेहता कम से कम अपने पक्ष के 10-5 आदमियों को तो जिला ही लेंगे, वे निराश होते जा रहे हैं। सहसा मिर्जा एक छलांग मारते हैं और मेहता की कमर पकड़ लेते हैं। मेहता अपने को छुड़ाने के लिए जोर मार रहे हैं। मिर्जा को पाली की तरफ खींचे लिए आ रहे हैं। लोग उन्मत्त हो जाते हैं। अब इसका पता चलना मुश्किल है कि कौन खिलाड़ी है कौन तमाशाई। सब एक गड़बड़ हो गए हैं। मिर्जा और मेहता में मल्लयुद्ध हो रहा है। मिर्जा के कई बुड्ढे मेहता की तरफ लपके और उनसे लिपट गए। मेहता जमीन पर चुपचाप पड़े हुए है। अगर वह किसी तरह खींच खाच कर 2 हाथ और ले जाएं, तो उनके 50 आदमी जी उठते हैं, मगर वह 1 इंच भी नहीं खिसक सकते। मिर्जा उनकी गर्दन पर बैठे हुए हैं। मेहता का मुख लाल हो रहा है। आंखें बीरभूटी बनी हुई है। पसीना टपक रहा है और मिर्जा अपने स्थूल शरीर का भार लिए उनकी पीठ पर हुमच रहे हैं। मालती ने समीप जाकर उत्तेजित स्वर में कहा, मिर्जा खुर्शीद, यह फेयर नहीं है। बाजी ड्रॉ रही। खुर्शीद ने मेहता की गर्दन पर एक घस्सा लगाकर कहा, जब तक यह ची न बोलेंगे, मैं हरगिज न छोड़ूंगा। क्यों नहीं ची बोलते? मालती और आगे बढ़ी, ची बुलाने के लिए आप इतनी जबरदस्ती नहीं कर सकते। मिर्जा ने मेहता की पीठ पर हुमच कर कहा, बेशक कर सकता हूँ। आप इनसे कह दें ची बोलें, मैं अभी उठा जाता हूँ। मेहता ने एक बार फिर उठने की चेष्टा की, पर मिर्जा ने उनकी गर्दन दबा दी। मालती ने उनका हाथ पकड़कर घसीटने कोशिश करके कहा, यह खेल नहीं, अदावत है। अदावत ही सही। आप न छोड़ेंगे? उसी वक्त जैसे कोई भूकंप आ गया। मिर्जा साहब जमीन पर पड़े हुए थे और मेहता दौड़े हुए पाली की ओर भागे जा रहे थे और हजारों आदमी पागलों की तरफ टोपियां और पगड़ियां और छड़ियां उछाल रहे थे। कैसे यह काया पलट हुई, कोई समझ न सका। मिर्जा ने मेहता को गोद में उठा लिया और लिए हुए शामियाने तक आए। प्रत्येक मुख पर यह शब्द थे, डॉक्टर साहब ने बाजी मार ली। और प्रत्येक आदमी इस हारी हुई बाजी के एक बारगी पलट जाने पर विस्मित था। सभी मेहता के जीवट और धैर्य का बखान कर रहे थे। मजदूरों के लिए पहले से नारंगियां मंगा ली गई थीं। उन्हें एक एक नारंगी देकर विदा किया गया। शामियाने में मेहमानों के चाय पानी का आयोजन था। मेहता और मिर्जा एक ही मेज पर आमने सामने बैठे। मालती मेहता के बगल में बैठी। मेहता ने कहा, मुझे आज एक नया अनुभव हुआ। महिला की सहानुभूति हार को जीत बना सकती है। मिर्जा ने मालती की ओर देखा, अच्छा, यह बात थी। जभी तो मुझे हैरत हो रही थी कि आप एकाएक कैसे ऊपर आ गए। मालती शर्म से लाल हुई जाती थी। बोली, आप बड़े बेमुरौवत आदमी हैं मिर्जा जी। मुझे आज मालूम हुआ। कसूर इनका था। यह क्यों ची नहीं बोलते थे? मैं तो ची न बोलता, चाहे आप मेरी जान ही ले लेते। कुछ देर मित्रों में गपशप होती रही।
फिर धन्यवाद के और मुबारकबाद के भाषण हुए और मेहमान लोग विदा हुए। मालती को भी एक विजिट करनी थी, वह भी चली गई। केवल मेहता और मिर्जा रह गए। उन्हें अभी स्नान करना था, मिट्टी में सने हुए थे, कपड़े कैसे पहनते। गोबर पानी खींच लाया और दोनों दोस्त नहाने लगे। मिर्जा ने पूछा, शादी कब तक होगी? मेहता ने अचंभे में आकर पूछा, किसकी? आपकी। मेरी शादी किसके साथ हो रही है? वाह, आप तो ऐसा उड़ रहे हैं, गोया यह भी छिपा की बात है। नहीं नहीं, मैं सच कहता हूँ, मुझे बिल्कुल खबर नहीं है। क्या मेरी शादी होने जा रही है? और आप क्या समझते हैं, मिस मालती आपकी कंपेनियन बनकर रहेंगी? मेहता गंभीर भाव से बोले, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है मिर्जा जी। मिस मालती हसीन है, खुशमिजाज है, समझदार है, रोशन ख्याल है और भी उनमें कितनी खूबियां हैं। ले लेकिन मैं अपनी जीवन संगिनी में जो बात देखना चाहता हूँ, वह उनमें नहीं है और न शायद हो सकती है। मेरे ज़हन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेज़बानी से, अपनी कुबारनी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है, पर आत्मा स्त्री की होती है। आप कहेंगे, मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता? औरत ही से क्यों इसकी आशा करता है? मर्द में वह सामर्थ्य ही नहीं है। वह अपने को मिटाएगा तो शून्य हो जाएगा। वह किसी खोह में जा बैठेगा और सवात्मा में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है और अहंकार में यह समझकर कि वह ज्ञान का पुतला है, सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना किया करता है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। पुरुष आकर्षित होता है स्त्री की ओर जो सवांश में स्त्री हो। मालती ने अभी तक मुझे आकर्षित नहीं किया। मैं आपसे किन शब्दों में कहूँ कि स्त्री मेरी नजरों में क्या है? संसार में जो कुछ सुंदर है, उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ। मैं उससे यह आशा रखता हूँ कि मैं उसे मार ही डालूं तो भी प्रतिहिंसा का भाव उसमें न आए। अगर मैं उसकी आंखों के सामने किसी स्त्री को प्यार करूं, तो भी उसकी ईर्ष्या न जागे। ऐसी नारी पाकर मैं उसके चरणों में गिर पड़ूंगा और उस पर अपने को अर्पण कर दूंगा। मिर्जा ने सिर हिलाकर कहा, ऐसी औरत आपको इस दुनिया में तो शायद ही मिले। मेहता ने हाथ मारकर कहा, एक नहीं हजारों, वरना दुनिया वीरान हो जाती। ऐसी ही एक मिसाल दीजिए। मिसेस खन्ना को ही ले लीजिए। लेकिन खन्ना खन्ना अभागे है, जो हीरा पाकर कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं। सोचिए, कितना त्याग है और उसके साथ ही कितना प्रेम है। खन्ना के रूपासक्त मन में शायद उसके लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है, लेकिन आज खन्ना पर कोई आफत आ जाए तो वह अपने को उन पर न्योछावर कर देगी। खन्ना आज अंधे या कोढ़ी हो जायन, तो भी उसकी वफादारी में फर्क न आएगा। अभी खन्ना उसकी कद्र नहीं कर सकते हैं, मगर आप देखेंगे, एक दिन यही खन्ना उसके चरण धो धोकर पिएंगे। मैं ऐसी बीबी नहीं चाहता जिससे मैं आइंस्टीन के सिद्धांत पर बहस कर सकूं, या जो मेरी रचनाओं की प्रूफ देखा करे। मैं ऐसी औरत चाहता हूं जो मेरे जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दे, अपने प्रेम और त्याग से। खुर्शीद ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जैसे कोई भूली हुई बात याद करके कहा, आपका ख्याल बहुत ठीक है मिस्टर मेहता। ऐसी औरत अगर कहीं मिल जाए तो मैं भी शादी कर लूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मिले। मेहता ने हंसकर कहा, आप भी तलाश में रहिए, मैं भी तलाश में हूँ। शायद कभी तकदीर जागे। मगर मिस मालती आपको छोड़ने वाली नहीं। कहिए, लिख दूं? ऐसी औरतों से मैं केवल मनोरंजन कर सकता हूँ, ब्याह नहीं। ब्याह तो आत्मसमर्पण है। अगर ब्याह आत्मसमर्पण है, तो प्रेम क्या है? प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है, तभी ब्याह है, उसके पहले अय्याशी है। मेहता ने कपड़े पहने और विदा हो गए। शाम हो गई थी। मिर्जा ने जाकर देखा तो गोबर अभी तक पेड़ों को सींच रहा था। मिर्जा ने प्रसन्न होकर कहा, जाओ, अब तुम्हारी छुट्टी है। कल फिर आओगे?
गोबर ने कातर भाव से कहा, मैं कहीं नौकरी चाहता हूँ मालिक। नौकरी करना है तो हम तुझे रख लेंगे। कितना मिलेगा हुजूर? जितना तू मांगे। मैं क्या मांगूं? आप जो चाहे दे दें। हम तुम्हें 15 रुपए देंगे और खूब कसकर काम लेंगे। गोबर मेहनत से नहीं डरता। उसे रुपए मिले तो वह आठों पहर काम करने को तैयार है। 15 रुपए मिले तो क्या पूछना, वह तो प्राण भी दे देगा। बोला, मेरे लिए कोठरी मिल जाए, वहीं पड़ा रहूंगा। हाँ हाँ, जगह का इंतजाम मैं कर दूंगा। इसी झोपड़ी में एक किनारे तुम भी पड़ रहना। गोबर को जैसे स्वर्ग मिल गया। होरी की फसल सारी की सारी डांड की भेंट हो चुकी थी। वैशाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना न रहा। 5-5 पेट खाने वाले और घर में अनाज नदारद। दोनों जून न मिले, 1 जून तो मिलना ही चाहिए। भर पेट न मिले, आधा पेट तो मिले। निराहार कोई के दिन रह सकता है, उधार ले तो किससे? गांव के सभी छोटे बड़े महाजनों से तो मुंह चुराना पड़ता था। मजूरी भी करे तो किसकी? जेठ में अपना ही काम ढेरों था। ऊख की सिंचाई लगी हुई थी, लेकिन खाली पेट मेहनत भी कैसे हो। सांझ हो गई थी। छोटा बच्चा रो रहा था। माँ को भोजन न मिले तो दूध कहाँ से निकले। सोना परिस्थिति समझती थी, मगर रूपा क्या समझे। बार बार रोटी रोटी चिल्ला रही थी। दिन भर तो कच्ची अमिया से जी बहला, मगर अब तो कोई ठोस चीज चाहिए। होरी दुलारी सहुआइन से अनाज उधार मांगने गया था, पर वह दुकान बंद करके पैठ चली गई थी। मंगरू साह ने केवल इनकार ही न किया, लताड़ भी दी उधार मांगने चले हैं। 3 साल से ढेला सूद नहीं दिया, उस पर उधार दिए जाओ। अब आकबत में देंगे। खोटी नियत हो जाती है तो यही हाल होता है। भगवान से भी यह अनीति नहीं देखी जाती। कारकुन की डांट पड़ी तो कैसे चुपके से रुपए उगल दिए। मेरे रुपए रुपए ही नहीं है। और मेहरिया है कि उसका मिजाज ही नहीं मिलता। वहां से रुआसा होकर उदास बैठा था कि पुन्नी आग लेने आई। रसोई के द्वार पर जाकर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। बोली, आज रोटी नहीं बना रही हो क्या भाभी जी? अब तो बेला हो गई। जब से गोबर भागा था, पुन्नी और धनिया में बोलचाल हो गई थी। होरी का एहसान भी मानने लगी थी। हीरा को अब वह गालियां देती थी, हत्यारा, गौ हत्या करके भागा। मुंह में कालिख लगी है, घर कैसे आए? और आए भी तो घर के अंदर पांव न रखने दूं। गौ हत्या करते इसे लाज भी न आई। बहुत अच्छा होता पुलिस बांधकर ले जाती और चक्की पिसवाती। धनिया कोई बहाना न कर सकी। बोली, रोटी कहाँ से बने, घर में दाना तो है ही नहीं। तेरे महतों ने बिरादरी का पेट भर दिया, बाल बच्चे मरे या जिए। अब बिरादरी झांकती तक नहीं। पुन्नी की फसल अच्छी हुई थी और वह स्वीकार करती थी कि यह होरी का पुरुषार्थ है। हीरा के साथ कभी इतनी बरकत न हुई थी। बोली, अनाज मेरे घर से क्यों नहीं मंगवा लिया? वह भी तो महतो ही की कमाई है कि किसी और की। सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख तो साथ रोने ही से कटता है। मैं क्या ऐसी अंधी हूँ कि आदमी का दिल नहीं पहचानती? महतो ने न संभाला होता तो आज मुझे कहाँ शरण मिलती। वह उल्टे पांव लौटी और सोना को भी साथ लेती गई। एक क्षण में 2 डल्ले अनाज से भरे लाकर आंगन में रख दिए। 2 मन से कम जौ न था। धनिया अभी कुछ कहने न पाई थी कि वह फिर चल दी और एक क्षण में एक बड़ी सी टोकरी अरहर की दाल से भरी हुई लाकर रख दी और बोली, चलो मैं आग जलाए देती हूँ। धनिया ने देखा तो जौ के ऊपर एक छोटी सी डलिया में 4-5 सेर आटा भी था। आज जीवन में पहली बार वह परास्त हुई। आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के मोती भरकर बोली, सबका सब उठा लाई कि घर में भी कुछ छोड़ा? कहीं भाग जाता था। आंगन में बच्चा खटोले पर पड़ा रो रहा था। पुनिया उसे गोद में लेकर दुलराती हुई बोली, तुम्हारी दया से अभी बहुत है भाभी जी। 15 मन तो जौ हुआ है और 10 मन गेहूं। 5 मन मटर हुआ, तुमसे क्या छिपाना है। दोनों घरों का काम चल जाएगा। 2-3 महीने में फिर मकई हो जाएगी।
आगे भगवान मालिक है। झुनिया ने आकर अंचल से छोटी सास के चरण छुए। पुनिया ने असीस दिया। सोना आग जलाने चली। रूपा ने पानी के लिए कलसा उठाया। रुकी हुई गाड़ी चल निकली। जल में अवरोध के कारण जो चक्कर था, फेन था, शोर था, गति की तीव्रता थी, वह अवरोध के हट जाने से शांत मधुर ध्वनि के साथ सम धीमी एक रस धार में बहने लगी। पुनिया बोली, महतो को डांट देने की ऐसी जल्दी क्या पड़ी थी? धनिया ने कहा, बिरादरी में सुरखरू कैसे होते? भाभी, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। कह, बुरा क्यों मानूंगी? न कहूंगी, कहीं तुम बिगड़ने न लगो। कहती हूँ, कुछ न बोलूंगी, कह तो। तुम्हें झुनिया को घर में रखना न चाहिए था। तब क्या करती? वह डूबी मरती थी। मेरे घर में रख देती, तब तो कोई कुछ न कहता। यह तो तू आज कहती है। उस दिन भेज देती तो झाड़ू लेकर दौड़ती। इतने खर्च में तो गोबर का ब्याह हो जाता। होनहार को कौन टाल सकता है पगली। अभी इतने ही से गला नहीं छूटा, भोला अब अपनी गाय के दाम मांग रहा है। तब तो गाय दी थी कि मेरी सगाई कहीं ठीक कर दो। अब कहता है, मुझे सगाई नहीं करनी, मेरे रुपए दे दो। उसके दोनों बेटे लाठी लिए फिरते हैं। हमारे कौन बैठा है जो उससे लड़े? इस सत्यानाशी गाय ने आकर चौपट कर दिया। कुछ और बातें करके पुनिया आग लेकर चली गई। होरी सब कुछ देख रहा था। भीतर आकर बोला, पुनिया दिल की साफ है। हीरा भी तो दिल का साफ था। धनिया ने अनाज तो रख लिया था, पर मन में लज्जित और अपमानित हो रही थी। यह दिनों का फेर है कि आज उसे यह नीचा देखना पड़ा। तू किसी का अवसान नहीं मानती, यही तुझमें बुराई है। अवसान क्यों मानूं? मेरा आदमी उसकी गिरस्ती के पीछे जान नहीं दे रहा है। फिर मैंने दान थोड़े ही लिया है। उसका एक एक दाना भर दूंगी। मगर पुनिया अपनी जेठानी के मनोभाव समझकर भी होरी का एहसान चुकाती जाती थी। जब यहाँ अनाज चुक जाता, मन दो मन दे जाती, मगर जब चौमासा आ गया और वर्षा न हुई, तो समस्या अत्यंत जटिल हो गई। सावन का महीना आ गया था और बगुले उठ रहे थे। कुओं का पानी भी सूख गया था और ऊख ताप से जली जा रही थी। नदी से थोड़ा थोड़ा पानी मिलता था, मगर उसके पीछे आए दिन लाठियां निकलती थीं। यहाँ तक कि नदी ने भी जवाब दे दिया। जगह जगह चोरियां होने लगी, डाके पड़ने लगे। सारे प्रांत में हाहाकार मच गया। बारे कुशल हुई कि भादों में वशार हो गई और किसानों के प्राण हरे हुए। कितना उत्साह था उस दिन। प्यासी पृथ्वी जैसे अघाती ही न थी और प्यासे किसान ऐसे उछल रहे थे मानो पानी नहीं, अश्वर्या बरस रही हो। बटोर लो, जितना बटोरते बने। खेतों में जहां बगुले उठते थे, वहां हल चलने लगे। बालवृंद निकल निकल कर तालाबों और पोखरों और गढ़ियों का मुआयना कर रहे थे। ओहो, तालाब तो आधा भर गया और वहां से गढ़िया की तरफ दौड़े। मगर अब कितना ही पानी बरसे, ऊख तो विदा हो गई। एक एक हाथ ही होके रह जाएगी। मक्का और ज्वार और कोदो से लगान थोड़े ही चुकेगा, महाजन का पेट थोड़े ही भरा जाएगा। हाँ, गौ के लिए चारा हो गया और आदमी जी गया। जब माघ बीत गया और भोला के रुपए न मिले, तो एक दिन वह झल्लाया हुआ होरी के घर आ धमका और बोला, यही है तुम्हारा कौल। इसी मुंह से तुमने ऊख पेर कर मेरे रुपए देने का वादा किया था। अब तो ऊख पेर चुके, लाओ रुपए मेरे हाथ में। होरी जब अपनी विपत सुनाकर और सब तरफ चिरौरी करके हार गया और भोला द्वार से न हटा, तो उसने झुंझलाकर कहा, तो महतो, इस बखत तो मेरे पास रुपए नहीं है और न मुझे कहीं उधार ही मिल सकते हैं। मैं कहाँ से लाऊं? दाने दाने की तंगी हो रही है। विश्वास न हो, घर में आकर देख लो। जो कुछ मिले उठा ले जाओ। भोला ने निर्मम भाव से कहा, मैं तुम्हारे घर में क्यों तलाशी लेने जाऊं, और न मुझे इससे मतलब है कि तुम्हारे पास रुपए है या नहीं। तुमने ऊख पेर कर रुपए देने को कहा था। ऊख पेर चुके, अब मेरे रुपए मेरे हवाले करो। तो फिर जो कहो वह करूं। मैं क्या कहूं? मैं तुम्हीं पर छोड़ता हूं। मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊंगा।
होरी ने उसकी ओर विस्मय भरी आंखों से देखा, मानो अपने कानों पर विश्वास न आया हो। फिर हतबुद्धि सा सिर झुकाकर रह गया। भोला, क्या उसे भिखारी बनाकर छोड़ देना चाहते हैं? दोनों बैल चले गए। तब तो उसके दोनों हाथ ही कट जाएंगे। दीन स्वर में बोला, दोनों बैल ले लोगे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो खोल ले जाओ। तुम्हारे बनने बिगड़ने की मुझे परवाह नहीं है। मुझे अपने रुपए चाहिए, और जो मैं कह दूं। मैंने रुपए दे दिए। भोला सन्नाटे में आ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास न आया। होरी इतनी बड़ी बेईमानी कर सकता है, यह संभव नहीं। उग्र होकर बोला, अगर तुम हाथ में गंगाजली लेकर कह दो कि मैंने रुपए दे दिए तो सब्र कर लूं। कहने का मन तो चाहता है, मरता क्या न करता, लेकिन कहूंगा नहीं। तुम कह ही नहीं सकते। हाँ भैया, मैं नहीं कह सकता। हंसी कर रहा था। एक क्षण तक वह दुविधा में पड़ा रहा। फिर बोला, तुम मुझसे इतना बैर क्यों पाल रहे हो भोला भाई? झुनिया मेरे घर में आ गई तो मुझे कौन सा सरग मिल गया? लड़का अलग हाथ से गया, 200 रुपया डांड अलग भरना पड़ा। मैं तो कहीं का न रहा, और अब तुम भी मेरी जड़ खोद रहे हो। भगवान जानते हैं, मुझे बिल्कुल न मालूम था कि लौंडा क्या कर रहा है। मैं तो समझता था गाना सुनने जाता होगा। मुझे तो उस दिन पता चला जब आधी रात को झुनिया घर में आ गई। उस बखत मैं घर में न रखता तो सोचो कहाँ जाती, किसकी होकर रहती। झुनिया बरौठे के द्वार पर छिपी खड़ी यह बातें सुन रही थी। बाप को अब वह बाप नहीं, शत्रु समझती थी। डरी, कहीं होरी बैलों को दे न दे। जाकर रूपा से बोली, अम्मान को जल्दी से बुला ला। कहना, बड़ा काम है, विलम्ब न करो। धनिया खेत में गोबर फेंकने गई थी, बहू का संदेश सुना तो आकर बोली, काहे को बुलाया बहू? मैं तो घबरा गई। काका को तुमने देखा है ना? हाँ देखा, कसाई की तरह द्वार पर बैठा हुआ है। मैं तो बोली भी नहीं। हमारे दोनों बैल मांग रहे हैं दादा से। धनिया के पेट की आंतें भीतर सिमट गईं। दोनों बैल मांग रहे हैं? हाँ, कहते हैं या तो हमारे रुपए दो या हम दोनों बैल खोल ले जाएंगे। तेरे दादा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, तुम्हारा धर्म कहता हो तो खोल ले जाओ। तो खोल ले जाए, लेकिन इसी द्वार पर आकर भीख न मांगे तो मेरे नाम पर थूक देना। हमारे लहू से उसकी छाती जुड़ाती हो तो जुड़ा ले। वह इसी तैश में बाहर आकर होरी से बोली, मैं तो दोनों बैल मांग रहे हैं तो दे क्यों नहीं देते? उनका पेट भरे, हमारे भगवान मालिक है। हमारे हाथ तो नहीं काट लेंगे। अब तक अपनी मजूरी करते थे, अब दूसरों की मजूरी करेंगे। भगवान की मर्जी होगी तो फिर बैल बधिये हो जाएंगे और मजूरी ही करते रहे तो कौन बुराई है। बूढ़े सूखे और जोत लगान का बोझ तो न रहेगा। मैं न जानती थी यह हमारे वैरी है, नहीं गाय लेकर अपने सिर पर विपत क्यों लेती। उस निगोड़ी का पौरा जिस दिन से आया, घर तहस नहस हो गया। भोला ने अब तक जिस शस्त्र को छिपा रखा था, अब उसे निकालने का अवसर आ गया। उसे विश्वास हो गया, बैलों के सिवा इन सबों के पास कोई अवलंब नहीं है। बैलों को बचाने के लिए ये लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छे निशानेबाज की तरह मन को साध कर बोला, अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेइज्जती हो और तुम चैन से बैठो तो यह न होगा। तुम अपने 200 को रोते हो, यहाँ लाख रुपए की आबरू बिगड़ गई। तुम्हारी कुशल इसी में है कि जैसे झुनिया को घर में रखा था वैसे ही घर से उसे निकाल दो, फिर न हम बैल मांगेंगे न गाय का दाम मांगेंगे। उसने हमारी नाक कटवाई है तो मैं भी उसे ठोकरें खाते देखना चाहता हूँ। वह यहाँ रानी बनी बैठी रहे और हम मुंह में कालिख लगाए उसके नाम को रोते रहें, यह नहीं देख सकता। वह मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद में खिलाया है, और भगवान साखी है, मैंने उसे कभी बेटों से कम नहीं समझा, लेकिन आज उसे भीख मांगते और घूर पर दाने चुनते देखकर मेरी छाती शीतल हो जाएगी। जब बाप होकर मैंने अपना हृदय इतना कठोर बना लिया है, तब सोचो मेरे दिल पर कितनी बड़ी चोट लगी होगी। इस मुहजली ने 7 पुस्त का नाम डुबा दिया।
और तुम उसे घर में रखे हुए हो। यह मेरी छाती पर मूंग डलना नहीं तो और क्या है। धनिया ने जैसे पत्थर की लकीर खींचते हुए कहा, तो महतो मेरी भी सुन लो। जो बात तुम चाहते हो वह न होगी, सो जन्म न होगी। झुनिया हमारी जान के साथ है। तुम बैल ही तो ले जाने को कहते हो, ले जाओ। अगर इससे तुम्हारी कटी हुई नाक जुड़ती हो तो जोड़ लो, पुरखों की आबरू बचती हो तो बचा लो। झुनिया से बुराई जरूर हुई। जिस दिन उसने मेरे घर में पाँव रखा, मैं झाड़ू लेकर मारने उठी थी, लेकिन जब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे तो मुझे उस पर दया आ गई। तुम अब बूढ़े हो गए महतो, पर आज भी तुम्हें सगाई की धुन सवार है। फिर वह तो अभी बच्चा है। भोला ने अपील भरी आंखों से होरी को देखा। सुनते हो होरी इसकी बातें, अब मेरा दोस्त नहीं, मैं बिना बैल लिए न जाऊंगा। होरी ने दृढ़ता से कहा, ले जाओ। फिर रोना मत कि मेरे बैल खोल ले गए। नहीं रोऊंगा। भोला बैलों की पगिया खोल ही रहा था कि झुनिया चकतियोंदार साड़ी पहने, बच्चे को गोद में लिए बाहर निकल आई और किंपत स्वर में बोली, काका लो, मैं इस घर से निकल जाती हूँ और जैसी तुम्हारी मनोकामना है उसी तरह भीख मांगकर अपना और बच्चे का पेट पालूंगी, और जब भीख भी न मिलेगी तो कहीं डूब मरूंगी। भोला खिसियाकर बोला, दूर हो मेरे सामने से। भगवान न करे मुझे फिर तेरा मुंह देखना पड़े। कुलच्छनी, कुल कलंकिनी कहीं की, अब तेरे लिए डूब मरना ही उचित है। झुनिया ने उसकी ओर ताका भी नहीं। उसमें वह क्रोध था जो अपने को खा जाना चाहता है, जिसमें हिंसा नहीं, आत्मसमर्पण है। धरती इस वक्त मुंह खोलकर उसे निगल लेती तो वह कितना धन्य मानती। उसने आगे कदम उठाया, लेकिन वह 2 कदम भी न गई थी कि धनिया ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हिंसा भरे स्नेह से बोली, तू कहाँ जाती है बहू, चल घर में। यह तेरा घर है, हमारे जीते भी और हमारे मरने के पीछे भी। डूब मरे वह जिसे अपनी संतान से बैर हो। इस भले आदमी को मुंह से ऐसी बात कहते लाज नहीं आती। मुझ पर धौंस जमाता है नीत। ले जा बैलों का रकत पी। झुनिया रोती हुई बोली, अम्मान जब अपना बाप होके मुझे धिक्कार रहा है तो मुझे डूब ही मरने दो। मुझ अभागिनी के कारण तो तुम्हें दुख ही मिला। जब से आई तुम्हारा घर मिट्टी में मिल गया। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, माँ भी न रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। धनिया उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली, वह तेरा बाप नहीं है, तेरा बैरी है, हत्यारा। माँ होती तो अलबत्ते उसे कलक होता। ला सगाई, मेहरिया जूतों से न पीटे तो कहना। झुनिया सास के पीछे पीछे घर में चली गई। उधर भोला ने जाकर दोनों बैलों को खूंटों से खोला और हाँकता हुआ घर चला, जैसे किसी नेवते में जाकर पूरियों के बदले जूते पड़े हो। माइनस, अब करो खेती और बजाओ बंसी। मेरा अपमान करना चाहते हैं सब, न जाने कब का बैर निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसी लड़की को कौन भला आदमी अपने घर में रखेगा। सबके सब बेशरम हो गए हैं। लौंडे का कहीं ब्याह न होता था इसी से। और इस रान झुनिया की दिठाई देखो कि आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। दूसरी लड़की होती तो मुंह न दिखाती। आंख का पानी मर गया है। सबके सब दुष्ट और मूर्ख भी है। समझते हैं झुनिया अब हमारी हो गई। यह नहीं समझते जो अपने बाप के घर न रही वह किसी के घर नहीं रहेगी। समय खराब है, नहीं बीच बाजार में इस चुड़ैल धनिया के झोंटे पकड़कर घसीटता। मुझे कितनी गालियां देती थी। फिर उसने दोनों बैलों को देखा, कितने तैयार हैं, अच्छी जोड़ी है। जहां चाहूं 100 रुपए में बेच सकता हूं। मेरे 80 रुपए खरे हो जाएंगे। अभी वह गांव के बाहर भी न निकला था कि पीछे से दातादीन, पटेश्वरी, शोभा और 10-20 आदमी और दौड़े आते दिखाई दिए। भोला का लहू सर्द हो गया। अब फौजदरी हुई, बैल भी छिन जाएंगे, मार भी पड़ेगी। वह रुक गया कमर कसकर। मरना ही है तो लड़कर मरेगा। दातादीन ने समीप आकर कहा, यह तुमने क्या अनर्थ किया भोला है। उसके बैल खोल लाए। वह कुछ बोला नहीं, इसी से सिर हो गए। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे
किसी को खबर भी न हुई। होरी ने जरा सा इशारा कर दिया होता तो तुम्हारा एक एक बाल चुन जाता। भला चाहते हो तो ले चलो बैल, जरा भी भलमनसी नहीं है तुम में। पटेश्वरी बोले, यह उसके सीधेपन का फल है। तुम्हारे रुपए उस पर आते हैं तो जाकर दीवानी में दावा करो, डिग्री कराओ। बैल खोल लाने का तुम्हें क्या अख्तियार है? अभी फौजदारी में दावा कर दे तो बंधे बंधे फिरो। भोला ने दबकर कहा, तो लाला साहब, हम कुछ जबरदस्ती थोड़े ही खोल लाए, होरी ने खुद दिए। पटेश्वरी ने शोभा से कहा, तुम बैलों को लौटा दो शोभा। किसान अपने बैल खुशी से देगा तो इन्हें हल में जोतेगा। भोला बैलों के सामने खड़ा हो गया। हमारे रुपए दिलवा दो, हमें बैलों को लेकर क्या करना है? हम बैल लिए जाते हैं, अपने रुपए के लिए दावा करो और नहीं तो मारकर गिरा दिए जाओगे। रुपए दिए थे नगद तुमने, एक कुलिछनी गाय बेचारे के सिर मर दी और अब उसके बैल खोले लिए जाते हो। भोला बैलों के सामने से न हटा, खड़ा रहा गुमसुम, दृढ़, मानो मारकर ही हटेगा। पटवारी से दलील करके वह कैसे पेश पाता? दातादीन ने एक कदम आगे बढ़कर अपनी झुकी कमर को सीधा करके ललकारा, तुम सब खड़े ताकते क्या हो? मार के भगा दो इसको, हमारे गांव से बैल खोल ले जाएगा। बंशी बलिष्ठ युवक था, उसने भोला को जोर से धक्का दिया। भोला संभल न सका, गिर पड़ा। उठना चाहता था कि बंशी ने फिर एक घूंसा दिया। होरी दौड़ता हुआ आ रहा था। भोला ने उसकी ओर 10 कदम बढ़कर पूछा, ईमान से कहना होरी महतो, मैंने बैल जबरदस्ती खोल लिए? दातादीन ने इसका भावार्थ किया, यह कहते हैं कि होरी ने अपनी खुशी से बैल मुझे दे दिए, हम ही को उल्लू बनाते हैं। होरी ने सकुचाते हुए कहा, यह मुझसे कहने लगी, या तो झुनिया को घर से निकाल दो या मेरे रुपए दो, नहीं तो मैं बैल खोल ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं बहू को तो न निकालूंगा, न मेरे पास रुपए है। अगर तुम्हारा धर्म कहे तो बैल खोल लो। बस, मैंने इनके धर्म पर छोड़ दिया और इन्होंने बैल खोल लिए। पटेश्वरी ने मुंह लटकाकर कहा, जब तुमने धर्म पर छोड़ दिया तब कोई की जबरदस्ती? उसके धर्म ने कहा, लिए जाता है। जाओ भैया, बैल तुम्हारे हैं। दातादीन ने समर्थन किया, हाँ, जब धर्म की बात आ गई तो कोई क्या कहे। सबके सब होरी को तिरस्कार की आंखों से देखते परास्त होकर लौट पड़े और विजयी भोला शान से गर्दन उठाए बैलों को ले चला।